अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और पिछली वीडियो में आपको स्टार्ट करवाया था इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो है हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और आज की वीडियो में हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक, इट्स मीन इट इज़ द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी के कहाँ तक हम इसको डील कर पाते हैं। नाउ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अब आपको पता है कि वेन एवर बॉडी फेल्स to perform, whenever the immunity first line of defense fails to perform its activity, or somehow the microorganism manage to invade inside the body, there is army already prepared inside the body, which attack to the microorganism that invade inside without any discrimination। यानी होता ये है कि जैसे ही अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन का काम क्या था? फर्स्ट लाइन का काम ये था कि घुसने नहीं देना बॉडी ऑर्गेनिज्म को। अगर क्रॉस कर गया, फर्स्ट लाइन फेल हो गई, यानी क्योंकि फर्स्ट लाइन की जिम्मेदारी में ये काम थी कि भाई नहीं घुसने देना, लेकिन अगर वो किसी तरह से चला गया, किसी कट के ज़रिए से या किसी भी वजह से अगर चला गया, तो यहाँ पर अंदर एक और आर्मी पहले से तैयार खड़ी है, दैट इज़ सेकेंड लाइन। सही है, सेकंड लाइन पहले से तैयार खड़ी है। यानी अब जो फंक्शन होगा अब बॉडी के अंदर होगा। पहले जो है इम्यून सिस्टम प्यार से समझाता है कि भाई नहीं घुसो, नहीं अंदर जाओ, लेकिन अगर फिर भी वो ढीठ पैथोजन किसी तरह से अंदर चला गया तो अब सेकंड लाइन एक्टिवेट होगा और उसको मारना शुरू करेगी। सही है। अच्छा, सेकंड लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो जो है सेकंड लाइन के अंदर देयर इज़ अ स्टैंडिंग आर्मी, यानी पहले से कुछ फ़ौज जो है तैयार खड़ी है, स्टैंडिंग आर्मी, जिसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। सही है, जिस स्टैंडिंग आर्मी है जो कि पहले से तैयार खड़ी थी कि भाई उनको मिल जाए मौका और वो आके मारना शुरू करें इनको, तो वो होता है फैगोसाइट्स। सही है, फैगोसाइट्स मौजूद होते हैं। फैगोसाइट्स जो है, फैगोसाइट्स के साथ साथ कुछ एनके सेल्स भी होते हैं, यानी नेचुरल किलर सेल्स। हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो स्टैंडिंग आर्मी तैयार पहले से खड़ी हुई है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब उसकी एंट्रेंस की वजह से बॉडी में अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है, यानी बॉडी में अलार्म बज जाता है, और फिर इसके अलावा जो है कुछ और रिस्पॉन्सेज भी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये इन्वेजन के बाद होगी, यानी इन्वेजन जो है माइक्रोब की इन्वेजन जो है बॉडी को प्रोवोक कर देगी कि ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सही है, इसके अंदर फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, फीवर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, यही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। एंटी माइक्रोबियल्स प्रोटीन, ये भी पहले से तैयार खड़े हैं कि भाई अब हमें मारना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से ही मैसेज चला जाता है, एक सिग्नल चला जाता है थर्ड लाइन को भी। थर्ड लाइन को भी सिग्नल चला जाएगा कि भाई हमला हो चुका है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। जब तक हम यहाँ पर संभाल लें, अगर हमने बात संभाल ली तो ठीक है, वरना तुम्हें भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा। सही है, तो ये इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा भाई, अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से कहानी चलती है। तो सबसे पहले जो है, जो स्टैंडिंग आर्मी है हमारी, फैगोसाइट्स। सही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स नाम से ही पता लग रहा है, सेल ईटर, यानी खाने वाले जो सेल्स होते हैं। फैगो का मतलब होता है ईटर्स। सही है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं किलर सेल इन ब्लड, यानी ये किलर सेल्स होते हैं, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड होते हैं, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड।
सही है, ये किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास कौन कौन से सेल्स शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमने ये ज़रा समझना है। दो तरह के सेल्स यहाँ पर शामिल है, दो तरह के सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास है मैक्रोफेज, और दूसरा हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। काम कैसे करते हैं हम ये एक एक करके देखेंगे। सही है, दोनों थोड़े से अलग अलग होते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल है शॉर्ट एक्टिंग है, एक को किल कर सकता है और जल्दी ही फॉर्म होता है, जल्दी ख़त्म कर हो जाता है। जबकि मैक्रोफेज जो है लॉन्ग एक्टिंग है, ये चुन चुन के मारता है, ज़्यादा लोगों को मारता है। अच्छा भाई, खैर अभी हम एक एक करके हम ज़रा यहाँ पर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले तो ज़रा मैं आपको समझा दूं कि फैगोसाइटोसिस होगी किस तरीके से, फैगोसाइटोसिस किस तरीके से होगी। उसके बाद ज़रा मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार मैक्रोफेज में क्या होता है, न्यूट्रोफिल में क्या होता है। फैगोसाइटोसिस समझा दिया तो आपको चीज़ ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। लेट सपोज के दिस वन इज़ बैक्टीरियल सेल, ये जो है बैक्टीरियल सेल है, कोई भी पैथोजन हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल कंसीडर कर लिया। सही है ये, और फिर उसके बाद जो है ये बैक्टीरियल सेल को ये पैथोजन दिखा। ये हमारे पास लेट सपोज कि ये हमारा फैगोसाइट है, जिसको बैक्टीरियल सेल दिख गया, इसको इसका खाना नज़र आ गया, ये इसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा, ये इसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा। अच्छा जी, अब इसकी तरफ बढ़ेगा, अपना साइटोप्लाज्म जो है क्या कहते हैं इसकी तरफ एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करने के साथ साथ यानी मैं यहाँ पर आपको पूरी थोड़ी साइक्लिक वे में इसको कहानी पूरी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ये क्या कहते हैं मैक्रोफेज है या न्यूट्रोफिल है, एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि फैगोसाइटोसिस किस तरीके से हो रही है। अच्छा, ये इसने क्या किया, इसको इनगल्फ करना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर गया ये। सही है ना, ये इसने पूरा का पूरा इसको इनगल्फ कर गया ये। यानी देखो भाई पहले क्या हुआ, यहाँ से ही देखने में समझ आ रहा है कि यहाँ से ये इसकी तरफ बढ़ता है, साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करता है और फिर उसको जो है इनगल्फ कर लेता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से ये चला गया इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये जो बॉडी है ना, ये हमारे पास कहला रही है फैगोसोम, फैगोसोम्स। सही है, अब ज़रा देखते हैं अंदर क्या होगा। अब ज़रा अंदर का हाल देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा, फिर हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, ये लेट सपोज के ये हमारे पास जो है ये आ गया, बड़ा सा बना के दिखाता हूँ, बहुत रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ लेकिन सिर्फ आपको बात समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास है फैगोसोम। अच्छा जी, ये फैगोसाइट्स है, इसके अंदर फैगोसोम्स हैं। अच्छा, अब आपको पता है गोल्जी बॉडी से एक वैक्यूल रिलीज़ होता है जिसका नाम है लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डब्बा बना देता हूँ। लेट सपोज कि एक गोल्जी बॉडी है, जी बी लिख दिया, जी बी फॉर गोल्जी बॉडी। सही है, ऑल्सो इट्स नॉट द एक्चुअल एब्रिविएशन। यहाँ से रिलीज़ होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है एक वेसिकल जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ना, जो अभी गोल्जी बॉडी से अभी अभी तैयार होकर निकला है, ये कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके पास आएगा, और इसके से जाके फ्यूज़ हो जाएगा। सही है, इसके पास जाएगा, यानी ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये इस फैगोसोम के साथ जाएगा और इसके पास जाके फ्यूज़ हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ, यानी ये इसके पास गया और इसके साथ जाके फ्यूज़ हो गया। ये प्राइमरी लाइसोसोम था, इसके साथ गया और इसके साथ जाके फ्यूज़ हो गया, और इस तरह से ये लाइसोसोम, ये जो दो वैक्यूल थे ये ओपन हो गए, और बेचारा अंदर का जो बैक्टीरिया था वो लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम का बन गया शिकार। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस इज़ द सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। सही है, अब ये बैक्टीरिया जो है इस लाइसोसोमल एंजाइम का शिकार हो जाएगा। इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, जो इस बैक्टीरिया का पूरा तिया पाचा कर देंगे, यानी इसको पूरा तोड़ फोड़ देंगे, यानी इसको की पूरी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, बैक्टीरिया ख़त्म, कहानी ख़त्म।
सही है। अच्छा, फिलहाल इतनी ही बात अभी आपने समझनी है, फिर उसके बाद या तो ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा, कुछ सेल उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आउटसाइड, ये काम इसका कर रहा होता है। सही है। तो खैर इस तरीके से ना फैगोसाइटोसिस होती है, बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। अच्छा, अभी हमने आगे पढ़ना है कि भाई फैगोसाइटोसिस तो हमारा यहाँ पे हमने एक एक सेल को पढ़ना है कि कौन सा सेल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भी मैंने जनरल बात की है। पहले हम बात करेंगे मैक्रोफेज की। पहले हम बात करेंगे किसकी? मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज की। अच्छा जी, ये मैक्रोफेज जो है ना बोन मैरो में बनता है। ऑब्वियसली ब्लड का सेल है, बोन मैरो में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? बोन मैरो में बनता है। लेकिन बोन मैरो में बनता है ना, तो ये मैक्रोफेज नहीं होता है, ये होता है मोनोसाइट्स। ये होता है मोनोसाइट। सही है। ये मोनोसाइट जो है ये मेच्योर होकर, ये मोनोसाइट जो है ये मेच्योर होकर मैक्रोफेज बनाते हैं। मेच्योर होकर मैक्रोफेज बनाते हैं। सही है। ये बन गया मैक्रोफेज। अच्छा जी, होता ये है कि ये मैंने कुछ टिश्यूज़ दिखाएं, ये मैंने कुछ टिश्यूज़ दिखाएं। टिश्यू है ये। अब ये एक जनरलाइज बात है, कहीं का भी टिश्यू हो सकता है। जैसे कि भाई ख़ास तौर पे ये ब्लड में, जैसे ही बोन मैरो में जो है मोनोसाइट्स बना, वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। अच्छा, जब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना ये मोनोसाइट्स, जब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं ये मोनोसाइट्स, हम इनको कहते हैं वेंडरिंग मोनोसाइट्स। हम इनको कहते हैं वेंडरिंग सेल्स कह लो या वेंडरिंग मोनोसाइट्स कह लो। सही है, वेंडरिंग मोनोसाइट्स। अब क्या होता है वेंडरिंग सेल्स, क्योंकि ये घूम रहे हैं ना, वेंडर का मतलब होता है घूमना। सही है। अब क्या होगा, अब जब ये यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद टिश्यूज़, कौन कौन से टिश्यूज़ में ये स्पेसिफिकली कौन कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसमें ये जो मोनोसाइट है ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे पास है जैसे कि लंग्स हो गए, लंग्स हो गया, लिवर हो गया। सही है। स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया। अच्छा, अब इन सब में ना मोनोसाइट्स के अलग अलग नेम्स होते हैं, लेकिन खैर अभी हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। और लिम्फ नोड हो गए। तो ये जब यहाँ से निकल के जाता है ना इन सेल्स में, यानी ब्लड को जैसे ही मोनोसाइट ने छोड़ दिया, ब्लड जैसे ही मोनोसाइट ब्लड से बाहर निकला, ये कन्वर्ट हो गया मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज का मतलब है लार्ज ईटर। अच्छा, अब ये मैक्रोफेज जो है ना, ये जो सेल के बीच का जो स्पेस है, ये जो सेल के बीच का जो स्पेस है, यानी ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पे, ये सारी जगहें, ये इन गलियों में घूमता रहता है, पेट्रोलिंग करता है। और जहाँ पर अगर इसको कहीं दिखा कि भाई कहीं पे माइक्रोफेज कहीं पे कोई बैक्टीरियल इन्वेजन है या कहीं पे कोई पैथोजन नज़र आ रहा है, तो उसको खाना शुरू कर देगा, उसको इनगल्फ करना शुरू कर देगा, उसकी फैगोसाइटोसिस शुरू करवा देगा। सही है। यानी ये इन जगहों पे ये फ्री स्पेसेस में, इंटर सेलुलर स्पेसेस में घूमता रहेगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ इसको सेल्स नज़र आएंगे, जहाँ जहाँ इसको कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई मशकूक सेल, कोई मशकूक बंदा दिखेगा, ये उसको मारना शुरू कर देगा, यानी स्पेसेस के अंदर घूमता रहेगा। सही है जी। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से करता है ज़रा हम ये भी समझ लेते हैं। ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, काम तो ठीक है ये कर रहा है। अब आपको पता है ना, आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से जो है फैगोसाइटोसिस होती है। अब ज़रा मैं ये भी समझा देता हूँ कि भाई लेट्स सपोज के ये हमारे पास हमारे पास थे, ये मोनोसाइट्स थे। दीज आर द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है मैच्योर होके क्या बन गए? मैक्रोफेज बन गए। आपको पता है कैसे बन जाते हैं, यानी जब ये जो है निचल के टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो मैक्रोफेज बन गए, ये बन गया मैक्रोफेज। सही है। अब ये टिश्यू में घूम रहा है, इसको भाई एक बैक्टीरिया नज़र आ गया, इसको एक नज़र आ गया इसका शिकार। सही है, इसको एक शिकार इसका नज़र आ गया। अब ये जाएगा उसके पास और उसको खा जाएगा। कैसे खाएगा आपको अच्छी तरह से पता चल गया, खा के क्या करेगा ये भी आपको अच्छी तरह से पता चल गया। सही है, ये अभी मैंने बताया, डिस्क्राइब किया। तो खाने के बाद जो है, खाने के बाद ये मैक्रोफेज जो है ना, ये बड़े चालाक किस्म के सेल होते हैं।
ये उसको पूरे, ये ना एक होता है ना पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देने वाला, ये ऐसे होता है कि ये क्या करते हैं, इसको खाने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करते हैं, ख़ुद तो खा लिया, ख़ुद तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो है दूसरों को भी बताते हैं। यानी कुछ सेल जो है अपने सेल मेम्ब्रेन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बैक्टीरिया, इस सेल का जिसको जिन्होंने खाया है उसका कुछ पार्ट जो है ये अपने सेल सरफेस पे लगा देते हैं। सही है। मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पे इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं MHC कॉम्प्लेक्स, MHC। सही है, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसकी 2 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 और 2। खैर अभी हम क्लास 1 2 इन चीज़ों की किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, ये मैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जब टी सेल्स पढ़ाऊंगा ना तब इसकी डिटेल बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अभी सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इसने बैक्टीरिया को खाया, खाने के बाद जो है बैक्टीरिया के सेल को ख़त्म करने के बाद बैक्टीरिया के सेल का कुछ पार्ट जो है अपने MHC कॉम्प्लेक्स, जो कि इसके सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, MHC का मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसके ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर लगा दिया ताकि बाकी के सेल्स भी जो है उनको पता लग सके कि बैक्टीरिया जो है, यानी कोई बैक्टीरिया हो या पैथोजन हो, इसने अटैक कर दिया है बॉडी में। अटैक करने के साथ साथ बाकी के सेल्स भी तैयार हो सकें और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्टिवेट हो सके, उसको पहचान सके। क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, दूसरों को भी बता रहा है, तो दैट रीज़न वाई मैक्रोफेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, ये तो दूसरों को बताता है, सही है, दूसरों को बताने के साथ साथ कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है, सही है, कुछ प्रोटीन की सिक्रीशन करता है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात ये है, प्रोटीन की सिक्रीशन करता है, सही है, इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, प्रोटीन सिक्रीशन करता है। प्रोटीन सिक्रीशन से क्या होता है, कुछ प्रोटीन जो है मोनोसाइट्स की ही दूसरे मोनोसाइट्स की मैच्योरेशन करवा देते हैं, ताकि उनको भी मैच्योर करवा देगा, ताकि वो भी इनको ख़त्म कर सके, वो भी मैच्योर हो सके जल्दी, वो भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और इनको ख़त्म कर सके, इसका काम में हाथ बटा सकें, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या करता है, इनगल्फ करने के साथ साथ एक तो डिस्प्ले कर दिया, सही है, एंटीजन प्रेजेंट कर दिया, बैक्टीरिया की लाइसिस करवा दी, यानी एक तो क्या क्या फैगोसाइटोसिस करवाई, सही है, एंटीजन को रिप्रेजेंट किया, एंटीजन रिप्रेजेंट किया, और इसी के साथ साथ इसने क्या किया, प्रोटीन सिक्रीशन की। ये प्रोटीन सिक्रीशन से क्या क्या होता है ज़रा ये समझ लो। इन प्रोटीन सिक्रीशन से एक बात तो ये कि मोनोसाइट स्टिमुलेट होगा मैच्योर होने के लिए, ये क्या करा रहा है, इसकी मैच्योरेशन करवा रहा है कि भाई तुम भी बड़े हो जाओ यार, हमला करना है। फिर उसके बाद जो है प्रोटीन इसकी को स्टिमुलेट करेगा कि ये मैच्योर हो जाए और दूसरे सेल्स को अटैक करे, सही है, मतलब दूसरे पैथोजेनिक सेल को अटैक करे। इसके अलावा और प्रोटीन के सेल्स क्या करते हैं, यानी ये क्या करेगा, एक और प्रोटीन है जिसको हम ख़ास तौर पे नाम देते हैं इंटरल्यूकिन 1। क्या है ये इंटरल्यूकिन 1, अभी आप छोड़ दो इसको, सिर्फ नाम याद रखो इंटरल्यूकिन, इसका काम सब सारी चीज़ें हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 एक तो काम इसका ये है कि ये क्या करेगा, फीवर कॉज करवाएगा, सही है, ये क्या करेगा, ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन को सिग्नल भेजेगा और बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा कि भाई बढ़ जाओ। और दूसरा काम ये करेगा कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, यानी ये टी सेल की एक्टिवेशन करवाएगा, सही है, ये हर तरफ से चाहता है कि भाई हर तरफ से बैक्टीरिया जो है, ये नहीं पैथोजन जो है ख़त्म हो जाए। यानी एक तरफ ब्रेन को भी एक्टिवेट करवा रहा है, ब्रेन के कान भर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि ये बैक्टीरिया जो है टेम्परेचर से मर जाए, और दूसरा टी सेल की एक्टिवेशन करवा रहा है, कह रहा है कि भाई जल्दी जाके मारो, बहुत हमला हो चुका है। तो इस तरीके से जो है ना ये काम करता है। अच्छा, ज़रा मैं आपकी ये बात यहाँ पे ये बात कर लूँ कि इंटरल्यूकिन क्या करता है। इंटरल्यूकिन करता है ये है कि एक हमारे पास एक केमिकल है जिसको नाम देते हैं हम एराकिडोनिक एसिड, जिसको हम नाम देते हैं
जिसको हम नाम देते हैं एराकिडोनिक एसिड्स का। सही है। एराकिडोनिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये एराकिडोनिक एसिड्स ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर। यहाँ पर एक एंजाइम शामिल होता है जिसको हम कहते हैं कॉक्स, साइक्लो ऑक्सीजिनेस। तो ये इंटरल्यूकिन क्या करता है, इसकी कन्वर्जन करवाता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवाता है। सही है, क्या करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से बन रहा है, एराकिडोनिक एसिड। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना बेसिकली ये ड्राइव लिपिड की एक टाइप है, यानी ये यूँ समझो कि लिपिड है। सही है, लिपिड कंपाउंड है, बस इतना याद रखो। सही है, प्रोस्टाग्लैंडिन की जिसकी वजह से इन रिटर्न ये बॉडी का टेम्परेचर रेस कर देता है, इन रिटर्न ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। सही है, फीवर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि कैसे बढ़ाता है। तो इन रिटर्न ये बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से जो है ना ये ब्रेन जो है, सॉरी इंटरल्यूकिन जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर कॉज कर रहा होता है। और आपको पता है कि जब कभी भी आप एस्पिरिन खाते हो, एस्पिरिन जैसे कि एस्कार्ट खा लिया या फिर डिस्पिरिन ये खा लिया बुखार के लिए, समटाइम हम ले लेते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन या कोई भी एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले लिया, पैनाडोल ही ले लिया, तो वो क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो है यही काम कर रहे होते हैं, वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को रोक रहे होते हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे होते हैं। अच्छा, हालांकि अगर एक नॉर्मल पर्सन खाएगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। अच्छा, एस्पिरिन जो है ना ये यूजुअली हम दूसरी कंडीशंस में भी ले रहे होते हैं, क्लॉटिंग के बहुत सारी कंडीशन में ले रहे होते हैं, और ऑल्थो इसको बुखार कम करने के लिए भी लिया जाता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन खाता है किसी दूसरी बीमारी के लिए तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता। सही है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी में ये रिस्पॉन्स उस वक्त एक्टिवेट ही नहीं होता। तो इसका एक इफेक्ट ये भी है कि ये क्या करता है, एराकिडोन ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को रोकता है। सही है, इंटरल्यूकिन को ब्लॉक करता है, इंटरल्यूकिन्स को ब्लॉक करता है, ताकि अब एक नॉर्मल पर्सन है जिसको बुखार नहीं है लेकिन वो दूसरे पर्पस के लिए अगर एस्पिरिन खाएगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 37 से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा, हालांकि एस्पिरिन तो टेम्परेचर को कम कर रहा है ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसके अंदर ये इंटरल्यूकिन एक्टिवेट ही नहीं है। सही है, तो बस इतना याद रखना। अच्छा खैर, तो ये इस तरीके से जो है ना ये कंट्रोल कर रहा होता है यहाँ पे और थर्ड लाइन को एक्टिवेट करवा देता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने बात कर ली मैक्रोफेजेस की। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम किसकी, न्यूट्रोफिल्स की जल्दी से। उसके बाद जो है न्यूट्रोफिल्स, देखो भाई फैगोसाइट्स तो पढ़ा दिया ना, अब न्यूट्रोफिल्स की सिर्फ इंट्रोडक्शन, न्यूट्रोफिल्स की थोड़ी बहुत बातें करेंगे हम। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स बेसिकली जो है ना हमारे पास ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट जो था वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स था। अच्छा, अब ये जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है या ए ग्रेन्यूलोसाइट, WBCs की दो टाइप्स हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर दो ही सेल आते हैं, एक मोनोसाइट्स आता है और एक लिम्फोसाइट्स आते हैं। खैर अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये शॉर्ट लिविंग होते हैं। शॉर्ट लिविंग होते हैं यानी यूजुअली एक ही सेल को ख़त्म करने के बाद ये खुद भी मर जाते हैं, और हाईली मोबाइल होते हैं। हाईली मोबाइल सेल्स होते हैं, हाईली मोबाइल सेल्स होते हैं, यानी जल्दी से ये ऐसी जगहों पे भी चले जाते हैं जहाँ पे जो है दूसरे सेल्स नहीं जा सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्क्वीजेबल होते हैं और कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर जाते हैं आसानी से। कैपिलरी वॉल यानी अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड कैपिलरी को ये स्क्वीज़ होके जो है जिस तरह से एक चूहा छोटे से दरवाजे से एक दरवाजे के नीचे जो गैप होता है छोटा सा, उसके नीचे से अगर कोई एक माइस है वो निकल जाता है स्क्वीज़ होकर बॉडी को यहाँ से इस तरीके से, तो इसी तरह से जो है ना ये भी जो है स्क्वीज़ होके इन छोटे छोटी गलियों से, इन छोटे छोटे गैप से आसानी से निकल जाते हैं और ये हर उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे दूसरे सेल्स जो है नहीं जा पाते। सही है, तो इसकी वजह से ये आसानी से चले जाते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली वर्क कर रहे होते हैं और अक्सर एक फैगोसाइटोसिस के बाद ये ख़त्म भी हो जाते हैं। फैगोसाइटोसिस के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। सही है, डेड ख़त्म। अच्छा, तो इस तरीके से ये काम करते हैं।
ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि जो है ना ये अमीबा की तरह मूव करते हैं, ये अमीबा की जैसे सूडोपोडिया की तरह सूडोपोडिया को एक्सपेंड करते हैं और जो है अपने सबस्ट्रेट के यानी सबस्ट्रेट सॉरी अपने शिकार के पास जाते हैं और सूडोपोडिया की तरह जो है मूव करते हैं। एक तो इरेगुलर इन शेप होते हैं, सूडोपोडिया की तरह मूव करते हैं और सूडोपोडिया की तरह फॉर्म करके और जो है अपने शिकार को इनगल्फ करते हैं। इसकी वजह से हम इसको समटाइम अमीबॉइड सेल्स भी कहते हैं। सही है, हम इसको क्या कहते हैं, अमीबॉइड सेल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये काम क्या करते हैं, आपने मैक्रोफेज में पढ़ा था कि मैक्रोफेज कोई वायलेंट कॉज नहीं करता, जबकि न्यूट्रोफिल्स जो है ना कुछ ऐसे एंजाइम्स कॉज करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, यानी बैक्टीरिया को मार भी दिया और मारने के बाद जो है ना लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना वहीं पे रिलीज़ कर दिया जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था। लाइसोसोमल एंजाइम एट इन्फेक्शन साइट पे जो है ना रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होंगे ना तो ये क्या कर देगा, ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। तो ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देते हैं। सही है, इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मार ही रहे हैं लेकिन साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहे हैं। सही है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स आ गए, सॉरी न्यूट्रोफिल्स आ गए। लास्ट वन इज़ नेचुरल किलर सेल। ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका है, हम ज़रा इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स, इनको कॉमनली जो है एनके सेल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये टी लिम्फोसाइट्स की मॉडिफाइड, ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सही है, टी लिम्फोसाइट्स की मॉडिफाइड फॉर्म है, या फिर इसको टी लिम्फोसाइट की कौन सी टाइप है, साइटोटॉक्सिक टाइप है। सही है, साइटोटॉक्सिक टाइप है। और ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टाइप है, ये बेसिकली ब्लड में शामिल नहीं होता बल्कि स्पेसिफिक साइट पे मौजूद होते हैं, यानी साइट ऑफ इन्फेक्शंस पे मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, या तो कैंसरस सेल को किल कर रहे होते हैं। सही है, या तो ये कैंसरस सेल को किल करते हैं या फिर जो है इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। ये बेसिकली पैथोजन को जो है डाइजेस्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, पूरा इन्फेक्टेड सेल, लेट सपोज ये हमारी बॉडी का सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत सारा घुस चुका है। अब घुस चुका है, अब ये बैक्टीरिया हमारी इन्फेक्टेड सेल जो है, ये बॉडी का ये सेल तो रिकवर नहीं हो सकता। तो ये अगर रिकवर नहीं होगा तो बल्कि होगा ये कि बैक्टीरिया इसको खुद ही मार देगा और घुस के बाकी के सेल को भी इन्फेक्ट करेगा। दिस इज़ द इन्फेक्टेड सेल। अब ये इन्फेक्टेड सेल है या कैंसरस सेल है, तो अब ये इसको ख़त्म करना लाजमी है, वरना हमारी बॉडी का दूसरा सेल भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो जो नेचुरल किलर सेल है ना, ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज़ करते हैं इन सेल्स के ऊपर, कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं इन सेल्स के ऊपर। उन प्रोटीन में से एक प्रोटीन है, उन प्रोटीन का नाम है परफोरेंस। परफोरेंस, इनको हम पोरेंस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये पंच मशीन की तरह, जिस तरह से पंच मशीन जो है किसी पेज के ऊपर पंच कॉज कर देती है यानी होल बना देती है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनमें होल्स पंच कर देते हैं, यानी इन इन्फेक्टेड सेल्स में होल बना देते हैं। ये क्या करते हैं, फॉर्म होल्स इन इन्फेक्टेड सेल। अच्छा जी, होल्स बना देते हैं और यानी पोर्स बना देते हैं, होल्स कह लो या पोर्स कह लो, एक ही बात है। सही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पोर्स तो बना दिया, सही है, इसके साथ साथ कुछ हमारे पास एपोप्टोसिस फैक्टर होते हैं, जिसको एपोप्टोसिस के एंजाइम होते हैं, एपोप्टोसिस प्रोटीएसिस एंजाइम होते हैं, जिसको हम ग्रेंजाइम्स कहते हैं। ये ग्रेंजाइम्स जो है इन पोर्स के ज़रिए से, जो इन परफोरेंस ने कॉज किए, इन पोर्स के ज़रिए से इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुसते हैं। इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुसने के बाद जो है उसमें एपोप्टोसिस करवा देते हैं, उसकी एपोप्टोसिस करवा देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा सेल जो है ख़त्म हो जाता है, चाहे इन्फेक्टेड सेल हो या चाहे कैंसरस सेल हो, उस तरह से ये जो है सेल जो है इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, इसकी लाइसिस हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से एनके सेल जो है, नेचुरल किलर सेल जो है कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी को, और इस तरीके से नेचुरल किलर सेल जो है इस बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन से।
अच्छा, अभी दिस इज़ ऑल अबाउट फैगोसाइट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, किसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। अब इंशाल्लाह इसके आगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, फीवर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पढ़ना है, वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक की बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।